Hello viewers, welcome to my channel Electrical Tutorial. After watching the video, if you think that this video is helpful to you, then kindly subscribe my channel, like and share my videos. Okay, so हमने इलेक्ट्रिकल मशीन्स का जो सीरीज़ है उसको स्टार्ट किया है. ऑल द वीडियोस आर अवेलेबल इन प्लेलिस्ट. प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगा. आप लोग उसमें क्लिक करके जो प्लेलिस्ट का जो और भी वीडियोस है इलेक्ट्रिकल मशीन्स के जो और वीडियो है वो सभी वीडियो को आप लोग वॉच कर सकते हैं. तो इससे पहले का वीडियो में जो हमने स्टार्ट किया था वो है इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन. सो पिछले वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो था इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर अंडर नो लोडिंग कंडीशन. ओके, दैट मीन्स सेकेंडरी जो टर्मिनल्स है वो सेकेंडरी टर्मिनल्स में हमारा कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं था. सेकेंडरी टर्मिनल्स ओपन सर्किटेड था, राइट. सो आज का जो कंडीशन है वो हमने लोडिंग कंडीशन कंसीडर किया है इसमें, जिसमें क्या है ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी जो टर्मिनल है उसमें हमने एक लोड कनेक्ट किया है, राइट. सो इसका जो बेसिक्स है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है. आप लोग पहले उस वीडियो को वॉच कीजिए, तो क्या होगा उसका जो बेसिक नॉलेज है वो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, तो इस वीडियो को समझने में आसानी होगी. ओके, सो यहाँ पे देखिए क्या होता है. ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर है एक स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन्स. ओके, तो उसमें क्या होता है, एक कोर होता है. ओके, ये हमने कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल में डिटेल में डिस्कस किया है. तो ये जो कोर होता है, राइट, कोर की एक साइड में होता है हमारा प्राइमरी सर्किट, राइट, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी सर्किट. और दूसरा जो साइड होता है उसमें कनेक्टेड होता है हमारा सेकेंडरी सर्किट, राइट. प्राइमरी सर्किट में क्या होता है, एक वाइंडिंग होता है. वाइंडिंग के अक्रॉस हम एक वोल्टेज इनपुट करते हैं, राइट. और सेकेंडरी सर्किट जो होता है उसमें भी एक वाइंडिंग होता है, राइट. तो वो वाइंडिंग में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ईएमएफ जनरेट होता है, दैट मीन्स वोल्टेज जनरेट होता है. तो इसीलिए ट्रांसफार्मर का काम होता है एक वोल्टेज लेवल को दूसरा वोल्टेज लेवल में चेंज करना, राइट. तो यहाँ पे हमने क्या किया है, सेकेंडरी सर्किट में लोड कनेक्ट कर दिया है. तो लोड कनेक्ट करने के बाद जो उसका इक्विवेलेंट सर्किट होगा, राइट, इक्विवेलेंट सर्किट को हमने यहाँ पे शो किया है. और उसका जो फेजर डायग्राम होगा वो हम यहाँ पे ड्रॉ करके डिटेल में डिस्कस करेंगे. पहले उसका इक्विवेलेंट सर्किट को समझते हैं, राइट. देखिए, तो ये जो साइड होता है लेफ्ट साइड का जो पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सर्किट, राइट. प्राइमरी सर्किट में हम क्या करते हैं, एक वोल्टेज इनपुट करते हैं, राइट. सो यहाँ पे जो V1 है वो होता है हमारा इनपुट वोल्टेज, दैट मीन्स AC वोल्टेज, राइट. वोल्टेज का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, मतलब उसमें फ्रीक्वेंसी होता है, राइट. DC में काम नहीं करता है. ट्रांसफार्मर विल नॉट वर्क यूजिंग DC सप्लाई. ओके, DC सप्लाई ट्रांसफार्मर में काम नहीं करता है. तो यहाँ पे हमने एक AC सप्लाई प्रोवाइड किया है. देखिए, AC सप्लाई प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पे क्या है, एक ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग है, राइट. वाइंडिंग मतलब यहाँ पे कंडक्टर को हमने ओन्ड किया हुआ है, राइट. कंडक्टर को हमने ओन्ड किया हुआ है यूजिंग नंबर ऑफ टर्न्स. यहाँ पे हमने मल्टीपल नंबर्स ऑफ टर्न्स यूज़ किया है. तो ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर किस मटेरियल से बना होता है, कॉपर मटेरियल से, राइट. तो कॉपर का जो कंडक्टर है उसमें एक रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी होता है और एक ये कॉयल है, तो उसमें क्या आ जाएगा, एक इंडक्टिव प्रॉपर्टी आ जाएगा. उसको मैंने प्रीवियस वीडियो में दैट मीन्स इक्विवेलेंट सर्किट अंडर नो लोडिंग कंडीशन में डिटेल से डिस्कस किया है. आप लोग वो वीडियो को रेफर कर सकते हैं. तो ये जो कंडक्टर होता है उसमें दो तरह का प्रॉपर्टीज होता है, एक होता है रेजिस्टिव प्रॉपर्टी, एक होता है इंडक्टिव प्रॉपर्टी. तो उसके लिए जो इक्विवेलेंट सर्किट है उसमें हम एक रेजिस्टिव प्रॉपर्टी के लिए एक रेजिस्टेंस को यहाँ पे डिनोट किया है और इंडक्टिव प्रॉपर्टी के लिए एक इंडक्टेंस को हमने यहाँ पे ऐड किया है, राइट. उसके बाद क्या होगा, देखिए, ये इनपुट वोल्टेज देने के बाद क्या होगा, वोल्टेज का जो इक्विवेलेंट करंट होता है
वो करंट प्राइमरी सर्किट में फ्लो करेगा, तो हमने यहाँ पे वो करंट को कंसीडर किया है I1 से। इसका मतलब V1 जो है वो होता है हमारा सप्लाई वोल्टेज, एसी वोल्टेज, उसका फ्रीक्वेंसी होगा स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स 50 हर्ट्ज। और इस वोल्टेज सोर्स का जो इक्विवेलेंट करंट होगा उसको हम करंट I1 से डिनोट किया है। उसके बाद करंट क्या होगा, एक कंडक्टर में फ्लो करेगा। तो कंडक्टर में दो तरह का प्रॉपर्टी होता है, एक होता है रेजिस्टिव प्रॉपर्टी, एक होता है इंडक्टिव प्रॉपर्टी। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस उसके थ्रू जो भी करंट फ्लो होता है उसको ओपोज करता है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, एक वोल्टेज ड्रॉप होगा, राइट, दैट मीन्स I1 इंटू R1, यहाँ पे एक ड्रॉप होगा अक्रॉस द रेजिस्टर, राइट। उसके बाद क्या होगा, इंडक्टर के थ्रू जो जब करंट पास होगा तो यहाँ पे भी एक लॉस होगा, उसको हम डिनोट करते हैं I1 X1, राइट। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये जो ट्रांसफार्मर कोर होता है, कोर में दो तरह का लॉसेस होता है, राइट। एक लॉस को बोलते हैं हिस्टैरिसीस लॉस, दूसरे लॉस को बोलते हैं ईडी करंट लॉस, राइट। तो यहाँ पे हमने एक पैरेलल ब्रांच को एज्यूम किया है। देखिए ये जो पैरेलल ब्रांच हमने यहाँ पे डिनोट किया है ये एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट। हमारे अंडरस्टैंडिंग हम लोग इजीली अंडरस्टैंड इसको कर सके, इसीलिए हमने इसको इक्विवेलेंट सर्किट में एज्यूम करते हैं पैरेलल ब्रांच में, राइट। इसको बोलते हैं फिक्टिशियस पैरेलल ब्रांच। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो I1 करंट आएगा, तो इस पॉइंट पे आने के बाद हम लोग एज्यूम करेंगे जो करंट है, टोटल करंट I1 वो दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा, राइट। इसी में क्या होगा, एक कंपोनेंट को हमने I∪0 से डिनोट किया है। तो I∪0 जो करंट होता है उसका फिर से दो कंपोनेंट होता है, एक कंपोनेंट को हम बोलते हैं I∪W, दैट मीन्स एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट। ये क्या करता है, कोर में जो लॉसेस होता है, दैट मीन्स हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस जो होता है, उस करंट को ये लॉस का जो करंट होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। और एक दूसरा करंट होता है I∪M, राइट। दूसरा करंट को हम कंसीडर करते हैं I∪M, इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट। मैग्नेटाइजिंग करंट क्या करता है, जो हमारा फ्लक्स डेवलप करता है उस फ्लक्स को डेवलप करने में मदद करता है इसमें, राइट। तो ये जो कंपोनेंट है उसको अगर हम टोटल जो कंपोनेंट करंट कंपोनेंट क्या है I∪0, इसको अगर हम टोटल करंट I1 से माइनस कर दे तो एक कंपोनेंट होगा, उसको हम कंसीडर करते हैं I2 मतलब I2 क्या होगा, टोटल करंट हमारा जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसमें फ्लो करेगा, राइट। तो ये जो हमने अभी डिस्कस किया है, तो ये जो डिस्कशन है, डिस्कशन को हमने यहाँ पे न्यूमेरिकल फॉर्मूला में रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि जो फेजर डायग्राम होगा वो फेजर डायग्राम में ये सब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल इक्वेशंस काम में आएगा, राइट। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, टोटल करंट जो है प्राइमरी करंट I1 वो समेशन होता है I0 करंट प्लस I2 करंट, राइट। क्योंकि इस पॉइंट पे आने के बाद करंट क्या होता है, दो यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, एक करंट होगा I∪0, दूसरा करंट होगा I2, राइट। तो इस दोनों करंट को अगर हम सम करते तो किसके बराबर होगा, टोटल प्राइमरी करंट I1 के इक्वल होगा वो। तो ये हो गया हमारा एक इक्वेशन, राइट। इसके बाद क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो I0 करंट है, I0 करंट फिर से दो कंपोनेंट में डिवाइड होता है। एक कंपोनेंट को हम बोलते हैं एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट, दूसरे को बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट। दैट मीन्स इफ वी ऐड दिस टू कंपोनेंट देन वी विल गेट द टोटल करंट ऑफ I0। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, राइट। थर्ड इक्वेशन देखिए यहाँ पे आएगा, क्या होता है, हमारा जो इनपुट वोल्टेज हमने प्रोवाइड करते हैं प्राइमरी वाइंडिंग में, वो इनपुट वोल्टेज के बाद क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या है, एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होगा, एक वोल्टेज ड्रॉप होगा, राइट। क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करेगा, करंट के फ्लो को अपोज करेगा। तो ड्यूरिंग ऑपोजिशन यहाँ पे क्या होगा, एक हीट लॉस होगा, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं I1 R1 के थ्रू। तो वो उसको हम टोटल वोल्टेज V1 से माइनस करते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारा जो प्राइमरी वाइंडिंग है, वाइंडिंग का एक रिएक्टेंस होता है जिसको X1 से डिनोट करते हैं। तो जो रिएक्टेंस है, रिएक्टेंस भी क्या करेगा, करंट के चेंज को, एसी करंट यहाँ पे होगा ना, तो एसी करंट होगा मतलब क्या होगा, उसका करंट का चेंज होगा आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल।
तो ये क्या करता है, इंडक्टर करंट की चेंज को अपोज करता है। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या होगा, और एक लॉस होगा, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं I1 X1 से। सो ये दोनों लॉस होने के बाद जो वोल्टेज होगा उसी की वजह से क्या होगा, हमारा यहाँ पे जो प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग में एक ईएमएफ जनरेट होगा, राइट। उसको हम डिनोट करते हैं E1 से। तो ये सब बातों को लेके हमारा जो इक्वेशन बनता है वो होता है टोटल वोल्टेज V1, उससे माइनस होता है रेजिस्टिव लॉस, उससे माइनस होता है रिएक्टेंस लॉस। ये दोनों लॉस टोटल वोल्टेज V1 से माइनस होने के बाद जो हमको मिलता है वो होता है प्राइमरी ईएमएफ, राइट। प्राइमरी ईएमएफ मतलब प्राइमरी जो वाइंडिंग होता है उसके अक्रॉस जो ईएमएफ बनता है उसका इक्वेशन होता है ए, राइट। इसके बाद का जो इक्वेशन है देखिए सेम टू सेम है, V1 माइनस I1 R1, जो कि प्रीवियस वाला अभी जो मैंने डिस्कस किया है इक्वेशन से डायरेक्ट मिलता है। इससे I1 R1 माइनस I1 X1 इक्वल टू माइनस ऑफ E1, राइट। प्रीवियस जो इक्वेशन था उसमें हमने E1 के साथ माइनस साइन ऐड नहीं किया था, क्योंकि अभी जो इक्वेशन है उसमें एक माइनस साइन दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये माइनस साइन क्यों आया है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो वोल्टेज है प्राइमरी वोल्टेज V1 है, अल्टीमेटली उस वोल्टेज की वजह से तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लक्स जनरेट करेगा, कोर में फ्लक्स फाई जनरेट करेगा, और इस फ्लक्स की वजह से क्या होगा, प्राइमरी का जो वाइंडिंग्स है, वाइंडिंग्स क्या करेगा, इस फ्लक्स को कट करेगा, तो प्राइमरी वाइंडिंग के अक्रॉस एक ईएमएफ जनरेट करेगा, राइट। तो अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ ये जो ईएमएफ जनरेट होगा ये क्या करेगा, उसका जो सोर्स है उसको ओपोज करेगा। तो सोर्स कौन है, ये जो प्राइमरी ईएमएफ है इसका सोर्स कौन है, ये इनपुट वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज देने के बाद ही तो हमारा फ्लक्स जनरेट होगा और अल्टीमेटली ईएमएफ जनरेट होगा ना। तो यहाँ पे क्या करेगा, जो ईएमएफ है वो क्या करेगा, उसका जो सोर्स होता है जिसकी वजह से जनरेट हुआ है, किसकी वजह से जनरेट हुआ है, वोल्टेज V1 की वजह से, इसको डायरेक्टली अपोज करेगा, राइट। इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, एक नेगेटिव साइन आ जाता है। इसके बाद अगर हम इस इक्वेशन को V1 की वैल्यू अगर यहाँ से हम डिटरमाइन करें तो फाइनल इक्वेशन आता है V1 इक्वल टू माइनस ऑफ E1 प्लस I1 R1 प्लस I1 X1। तो ये होता है हमारा फाइनल इक्वेशन। हमारा जो फेजर डायग्राम होगा ये हम इसी इक्वेशन को यूज़ करके फेजर डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो so till now I have discussed about the all detail of primary circuit, right। अभी अगर हम सेकेंडरी सर्किट में मूव करें तो देखिए सेकेंडरी सर्किट में भी हमारा एक वाइंडिंग कनेक्टेड है, राइट। तो वाइंडिंग है मतलब क्या है, कॉपर वायर का वाइंडिंग है तो कॉपर वायर का एक रेजिस्टेंस होगा, राइट, और उसका भी एक रिएक्टेंस होगा। तो इस दोनों पैरामीटर को हमने यहाँ पे डिनोट किया है और उसके साथ हमने एक लोड को कनेक्ट कर दिया है, राइट। तो प्राइमरी का जो यहाँ पे वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग क्या करेगा, कोर का जो फ्लक्स है उस फ्लक्स को कट करेगा। तो कट करने के बाद सेकेंडरी जो वाइंडिंग है उसमें क्या होगा, एक सेकेंडरी ईएमएफ E2 जनरेट करेगा, राइट। तो सेकेंडरी ईएमएफ जो E2 जनरेट किया है वो क्या करेगा, लोड की तरफ फ्लो होगा। तो जब ये जो ईएमएफ है लोड की तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, तभी उसी रास्ते में क्या है, एक रेजिस्टिव पैरामीटर है जिसके अक्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप होगा, लाइक द केस ऑफ प्राइमरी सर्किट। और जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसके अक्रॉस और एक वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो इस दोनों वोल्टेज ड्रॉप को अगर हम टोटल जनरेटेड ईएमएफ से माइनस करें तभी हम लोगों को V2 मिलेगा। यहाँ पे V2 को क्या बोलते हैं, V2 को बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज, ओके। और इन अदर वर्ड V2 इज द वोल्टेज अक्रॉस द लोड। हमारे यहाँ पे जो लोड कनेक्टेड है इस लोड का अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उस वोल्टेज को हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज, जिसको हम V2 से डिनोट करते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, टोटल जितना भी ईएमएफ जनरेट होता है सेकेंडरी सर्किट में उससे अगर हम सेकेंडरी सर्किट का रेजिस्टिव ड्रॉप को माइनस करते हैं और सेकेंडरी सर्किट का रिएक्टेंस ड्रॉप को माइनस करते हैं तो हम लोगों को टोटल जो वोल्टेज है अक्रॉस द लोड टर्मिनल वो हमारा निकल के आता है। तो ये हो गया हमारा और एक इक्वेशन। इन दोनों यहाँ पे जो इक्वेशंस हमने डिस्कस किया है वो इक्वेशंस को लेके हमारा जो है फेजर डायग्राम होगा, ओके। तो फेजर डायग्राम को हम यहाँ पे समझते हैं। फेजर डायग्राम को हम डिटेल में यहाँ पे समझते हैं। देखिए तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए
फेजर डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए पहले हम लोगों को लेना पड़ता है एक रेफरेंस पैरामीटर, राइट। हम लोगों को पहले एक रेफरेंस पैरामीटर लेना पड़ता है। तो रेफरेंस पैरामीटर कौन सा पैरामीटर होगा? जो पैरामीटर प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट के बीच में कॉमन पैरामीटर हो। तो यहाँ पे कॉमन पैरामीटर कौन है? फ्लक्स, राइट। इसीलिए हमने किया है, जो फ्लक्स है उसको हमने एक्स एक्सिस में कंसीडर किया है एज रेफरेंस, राइट। फ्लक्स को हमने एक्स एक्सिस में कंसीडर किया है एज रेफरेंस, क्योंकि फ्लक्स क्या है? जो प्राइमरी सर्किट है और सेकेंडरी सर्किट में दोनों में कॉमन पैरामीटर है। इसके बाद देखिए क्या है, तो यहाँ पे हमने फ्लक्स का पैरामीटर को ड्रॉ कर लिया है, राइट। इसके बाद कौन आता है? ये फ्लक्स किसकी वजह से जनरेट होता है? मैग्नेटाइजिंग करंट की वजह से। यहाँ पे देखिए जो प्राइमरी सर्किट है, प्राइमरी सर्किट में जो नो लोड करंट आई नॉट है, आई नॉट किसका समेशन है? वर्किंग कंपोनेंट और एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट प्लस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट। एक्टिव कंपोनेंट क्या करता है? जो एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस होता है उसको जनरेट करता है, और जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है वो क्या करता है? वो फ्लक्स को जनरेट करता है, राइट। तो यहाँ पे फ्लक्स किसकी वजह से जनरेट होता है? मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट की वजह से। तो दैट मीन्स फ्लक्स और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में होगा, आई सफिक्स एम, राइट। क्योंकि मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट और फ्लक्स दोनों लिंक्ड है, क्योंकि मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट की मैग्नेटाइजिंग करंट की वजह से फ्लक्स जनरेट होता है, इसीलिए वो दोनों लिंक्ड है, वो दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, राइट। और पहला जो केस था, दैट मीन्स इक्विवेलेंट सर्किट अंडर नो लोडिंग कंडीशन, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, उसमें हमने क्या किया था? उसमें हमने यहाँ पे जो वाई एक्सिस होगा, वाई एक्सिस में हमने वोल्टेज V1 को कंसीडर किया था, राइट। इसी केस में हम यहाँ पे V1 को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि लोडिंग कंडीशन में थोड़ा डिफरेंट होता है। तो इसको हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे V1 कहाँ पे होगा। तो उसी के साथ हमने और एक चीज़ और एक पॉइंट डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट को तो हमने ड्रॉ कर लिया है यहाँ पे, और एक कंपोनेंट पेंडिंग है, वो है एक्टिव कंपोनेंट आई सफिक्स डब्ल्यू। वो क्या करता है? मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट के साथ 90 डिग्री एंगल में होता है, राइट। एक कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, आप लोग पहले वो वीडियो को देखिए, तो क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो गया एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट आई सफिक्स डब्ल्यू। इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना होता है? 90 डिग्री, राइट। तो इस इक्वेशन में देखिए अभी क्या है, इस इक्वेशन में अभी आई सफिक्स डब्ल्यू को हमने ड्रॉ कर लिया है, आई सफिक्स एम को हमने ड्रॉ कर लिया है, और इन दोनों का जो समेशन है, समेशन होता है हमारा करंट आई सफिक्स 0, राइट। तो इसका समेशन निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इसका वेक्टर सम लेना पड़ेगा, इसका वेक्टर सम लेना पड़ेगा, राइट। तो वेक्टर सम के साथ जो करंट आएगा उसको हम कंसीडर करेंगे आई सफिक्स 0, राइट। और प्रीवियस वीडियो में हम लोग जो माइनस वाई एक्सिस है उसमें हमने कंसीडर किया था उस पर हमने कंसीडर किया था E1 और E2 को, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने देखिए यहाँ पे जो फ्लक्स है उसको हमने ड्रॉ कर लिया है, जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट है उसको ड्रॉ किया है, एक्टिव कंपोनेंट है उसको ड्रॉ किया है, नो लोड करंट जो है उसको आई नॉट को हमने ड्रॉ किया है, जो प्राइमरी सर्किट का EMF E1 है उसको हमने ड्रॉ किया है, सेकेंडरी सर्किट का जो EMF है उसको हमने ड्रॉ किया है, राइट। तो यहाँ पे टोटल 6 पैरामीटर्स को हमने यहाँ पे प्लेस किया है, ओके। अच्छा, अभी क्या होगा देखिए, अभी हमारा जो प्राइमरी का जो करंट है, प्राइमरी का इनपुट करंट कितना था? I1। उसके बाद यहाँ पे आफ्टर लॉसेस और फ्लक्स जनरेशन जो करंट है उसको हमने I2 डैश कंसिडर किया था, राइट। और सेकेंडरी का जो करंट है वो क्या है? I2, राइट। तो सेकेंडरी का जो करंट है उसको हम इस डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे। क्यों ड्रॉ किया है ये थोड़ी देर बाद मैं इसका डिस्कशन करूंगा, ओके। I2। अभी देखिए अगर इस डायरेक्शन में I2 हो गया तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? I2 डैश, राइट। तो I2 डैश कहाँ पे होगा? इसका ऑपोजिट में होगा, क्योंकि देखिए I2 सेकेंडरी सर्किट का करंट है और I2 डैश प्राइमरी सर्किट का करंट है, दोनों में डिफरेंस उल्टा है, राइट। उल्टा करंट होगा इसमें, तो हमारे यहाँ पे जो करंट होगा
इसको हमने कंसीडर किया है यहाँ पे I2 डैश, I2 करंट का जो उल्टा है उसको हमने कंसीडर किया है I2 डैश, राइट। अभी देखिए यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिखा था जिसमें क्या था, हमारा जो प्राइमरी एक्चुअल करंट है I1, राइट। प्राइमरी करंट किसका समेशन है, I0 करंट का प्लस I2 डैश करंट का, राइट। तो इन दोनों का हो गया समेशन, यहाँ पे हमारा है I0 करंट और यहाँ पे हमारा हो गया I2 डैश करंट। तो इन दोनों का जो समेशन होगा इसको हम कंसीडर करेंगे प्राइमरी करंट I1, राइट। तो इस पे हमने प्राइमरी करंट I1 को भी ड्रॉ कर दिया है। अभी देखिए क्या है, अभी हमारा जो प्राइमरी सर्किट का इक्वेशन है इसको हम अभी ड्रॉ करते हैं। तो इसमें क्या है, V1 इक्वल टू माइनस E1 प्लस I1 R1 प्लस I1 X1, राइट। तो पहले हम लोग को इंडिकेट करना पड़ेगा कि माइनस E1 किस तरफ है। देखिए अगर यहाँ पे E1 है दैट मीन्स प्लस ऑफ E1 है, तो माइनस ऑफ E1 क्या होगा, इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो हमने यहाँ पे कंसीडर किया है माइनस ऑफ E1, क्योंकि इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस होगा ना, इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में हम माइनस पैरामीटर को कंसीडर करते हैं। तो हमने यहाँ पे माइनस ऑफ E1 को हमने डिनोट कर दिया है। उसके साथ हमको ऐड करना पड़ेगा I1 R1 को, राइट, I1 R1 को। तो I1 R1 को कैसे हम ऐड करेंगे, नेक्स्ट I1 R1 को हमने ऐड करना पड़ेगा। तो I1 का डायरेक्शन कौन सा है, देखिए I1 करंट किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है I1 करंट। तो यहाँ पे जो I1 R1 होगा वो होगा इस तरफ I1 R1, राइट। क्योंकि यहाँ पे जो I1 R1 है इसमें जो करंट है वो करंट क्या करेगा, एक्चुअल जो करंट I1 है उसके पाथ को फॉलो करेगा, उसके डायरेक्शन को फॉलो करेगा। यहाँ पे एक्चुअल I1 करंट का डायरेक्शन हो गया A, राइट। तो यहाँ पे जो I1 R1 होगा ये टोटल करंट I1 की डायरेक्शन को फॉलो करेगा, इसी वजह से हमने इस तरफ इसको ऐड किया है। इसके बाद हमारा आ गया I1 X1 दैट मीन्स रिएक्टेंस ड्रॉप। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को आप लोग याद रखिए, क्योंकि रेजिस्टिव जो ड्रॉप होता है उसके साथ रिएक्टेंस ड्रॉप जो होता है वो 90 डिग्री डायरेक्शन में होता है, राइट। इन दोनों के बीच का जो एंगल हो गया ये हमको 90 डिग्री कंसीडर करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में हमने माइनस E1 को ड्रॉ किया है, प्लस ऑफ I1 R1 को ड्रॉ किया है, प्लस ऑफ I1 X1 को ड्रॉ किया है। तो इन सब का मतलब क्या होता है, ये किसका इक्वल होता है, वोल्टेज V1 की इक्वल होगा ये, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हम एकदम सेंटर पॉइंट में ऐड करेंगे, ये हो गया हमारा वोल्टेज V1, राइट। ये हो गया हमारा वोल्टेज V1। तो हमारा जो प्राइमरी सर्किट का जो पैरामीटर्स है उसको हमने अभी ड्रॉ कर लिया है, राइट। अभी देखिए हम लोग ड्रॉ करेंगे जो सेकेंडरी सर्किट का इक्वेशन है उसको हम ड्रॉ करेंगे। तो सेकेंडरी सर्किट का इक्वेशन में हमने क्या ऐड किया है, E2 माइनस I2 R2 माइनस I2 X2 इक्वल टू V2, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, E2 कहाँ पे है, E2 हमारा इस डायरेक्शन में है, राइट। उसके साथ क्या होगा, तो हमने E2 को भी यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, E2 तो पहले ही ड्रॉ कर चुके हैं। तो E2 से माइनस होगा I2 R2, राइट। अभी देखिए I2 का साइन क्या है, माइनस। तो हमारा एक्चुअल I2 किस तरफ है, ये जो सेंटर पॉइंट है इससे डाउनवर्ड हमने I2 कंसीडर किया है, सेंटर पॉइंट से डाउनवर्ड हमने I2 कंसीडर किया है। तो माइनस I2 कहाँ होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, माइनस I2 R2। गॉट माई पॉइंट। देखिए ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है जिससे हम ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट किए हैं, इसी डायरेक्शन से हमने I2 का जो डायरेक्शन है वो हमने डाउनवर्ड कंसीडर किया है, राइट। तो यहाँ पे जो माइनस I2 होगा वो क्या करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, दैट मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन में होगा E2 से, इसीलिए हमने माइनस I2 R2 इस डायरेक्शन में इंडिकेट किया है, राइट। इसके बाद क्या है, रिएक्टेंस ड्रॉप माइनस I2 X2। तो रेजिस्टेंस के साथ रिएक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस के साथ रिएक्टेंस 90 डिग्री एंगल में होता है, थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था,
तो रेजिस्टेंस के साथ रिएक्टेंस क्या होगा, 90 डिग्री एंगल क्रिएट करेगा। तो देखिए इस इक्वेशन में हमने E2 को ड्रॉ कर लिया है, I2 R2 को ड्रॉ किया है और I2 X2 को ड्रॉ किया है। तो ये सब ड्रॉ करने के बाद एक किसके बराबर होगा, किसके इक्वल होगा, V2 के इक्वल होगा। तो सेंटर से हम ये जो पॉइंट है इसको ऐड करेंगे, तो हमारा ये जो कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट हमारा होगा V2। ओके, ये कंपोनेंट हमारा हो जाएगा V2। अभी देखिए मैंने पहले बोला था कि हम यहाँ पे I2 का डायरेक्शन इस तरफ हमने यहाँ पे लिखा है, इसका डिस्कशन में थोड़ी देर बात करता हूँ, राइट। तो अभी देखिए क्या होगा, क्यों हमने I2 को इस डायरेक्शन में लिखा है, क्योंकि ये जो सर्किट है ये इंडक्टिव सर्किट के अंदर आता है। यहाँ पे एक कॉइल है ना, यहाँ पे कोई कैपेसिटर कनेक्टेड नहीं है, मतलब ये क्या है, इंडक्टिव सर्किट है। तो इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, मैंने बेसिक इलेक्ट्रिकल का एक वीडियो में बोला था कि हम सिविल लॉ को फॉलो करते हैं, राइट। सिविल लॉ को फॉलो करते हैं जिसमें VIL ये 3 पैरामीटर आता है इंडक्टिव सर्किट के लिए, जिसमें L मतलब इंडक्टिव सर्किट डिनोट करता है। तो इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, अगर हम यहाँ पे एक डायरेक्शन फॉलो करते हैं लेफ्ट साइड से लेकर राइट साइड तक, लेफ्ट साइड टू राइट साइड डायरेक्शन फॉलो करते हैं, तो इस डायरेक्शन में जब भी हम ट्रेवल करेंगे, इस डायरेक्शन में जब भी हम ट्रेवल करेंगे तब V का पैरामीटर पहले आता है। दैट मीन्स V क्या करेगा, लीड करेगा। तो यहाँ पे लीड करेगा मतलब क्या हुआ, I2 का आगे होगा वो, राइट। और उसके बाद आता है I पैरामीटर, दैट मीन्स करंट क्या करेगा, लैग करेगा। लैग करेगा मतलब क्या होगा, V2 के पीछे रहेगा वो। तो यहाँ पे V2 के पीछे वो I2 का प्लेस होगा, ओके। और इन दोनों का बीच में जो एंगल होता है, इस बात को अच्छी तरह से समझना। यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो वोल्टेज V2 है और I2 है, इसके बीच में जो एंगल होगा इसको हम बोलेंगे φ2, राइट, φ2 और θ2। यहाँ पे जो φ2 है इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ओके। अभी अगर इस एंगल का हमने कोसाइन ले लिया, cos φ2, उसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर, उसको हम बोलेंगे पावर फैक्टर, ओके। तो प्राइमरी सर्किट में भी देखिए, प्राइमरी सर्किट में V1 कहाँ पे, यहाँ पे है, और I1 कहाँ पे है। प्राइमरी का जो इनपुट वोल्टेज था वो था V1 और इनपुट करंट था वो था I1। तो प्राइमरी का जो इनपुट वोल्टेज और करंट का बीच में जो एंगल होगा उसको हम बोलेंगे, देखिए ये जो वोल्टेज होगा और यहाँ पे जो करंट होगा, इस एंगल को हम बोलेंगे φ1। दैट मीन्स फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट ऑफ प्राइमरी सर्किट। तो इसी एंगल का अगर हम कोसाइन ले लें उसको हम बोलेंगे प्राइमरी पावर फैक्टर, राइट, प्राइमरी पावर फैक्टर। और यहाँ पे जो cos φ2 है इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी पावर फैक्टर, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी पैरामीटर हमने यहाँ पे डिस्कस किया है मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू, सभी इक्वेशंस को हमने यहाँ पे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ड्रॉ किया है। तो ये क्या है, ये जो फेजर डायग्राम होता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस, बहुत ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया। फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस हो किसी भी पार्ट्स की रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।